अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है इसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली है क्या, इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे हम। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आपस में रिलेशनशिप क्या है, हम उसके हवाले से स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये है कि बॉडी किस तरह जो है वो बनती है, किन किन स्टेप से होके गुजरती है, तो हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस है, कुछ बॉडी प्लान्स है, इस उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और रीजन्स के हवाले से भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली है क्या? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। बेसिकली एनाटॉमी किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, चाहे वो स्ट्रक्चर इंटरनली हो या एक्सटर्नल, बाहर का स्ट्रक्चर हो या अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको स्टडी करना, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे कि इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। बेसिकली हम जो फिजियोलॉजी है इसमें हम उन ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब हम भी किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम एनाटॉमी कहेंगे, और फिर उस ऑर्गन के जो फंक्शन है जब हम उनको स्टडी करेंगे तो उसको हम फिजियोलॉजी कहेंगे। फिर हमने इनको मज़ीद जो है सब डिवाइड किया हुआ है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को, तो हम अलग अलग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले बात की गई है कि हमारे पास जो एनाटॉमी है उसके दो मेन टाइप्स है। एक हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एक हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हमारे पास बेसिकली क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कि हम किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, थ्रू माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विथ नेक आई। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है ये हमारे पास बेसिकली उन स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करते हैं इसमें कि जिनको हम खुद अपनी आंख से देख सकते हैं, जिसमें हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सेल के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक होगी, क्योंकि आप उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और मैक्रोस्कोपिक, अगर आप किसी का जो है ना स्किन देखना चाह रहे हो, कि फॉर एग्जांपल हार्ट, आप जो है कार्डियोवास्कुलर कोई जो है ना सर्जरी हो रही है, आप हार्ट देख रहे हो, ठीक है, लंग्स देख रहे हो, तो उसके लिए आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, आप वो खुद देख सकते हैं, ठीक। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे कि इट डील्स द स्ट्रक्चर डेट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग थ्रू द 8 वीक इन यूट्रो। बेसिकली इसमें बात ये कही गई है कि जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जिसको हम कंसेप्शन कहते हैं, ठीक है, जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम से लेके जब तक वो 8 हफ्ते का नहीं हो जाता माँ के पेट में, तो उस पे जो चेंजेस आती है, जब हम उस चेंजेस को स्टडी करेंगे तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। कंसेप्शन के टाइम से लेके 8 हफ्ते पूरे होने तक उसमें जितने चेंजेस आएंगे, जब हम उसको स्टडी करेंगे उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर डेट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइज एग टू एडल्ट फॉर्म। और फिर इसके बाद ये कहा गया है कि जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाए तो उस पीरियड ऑफ टाइम से लेके जब तक वो उसके लेबर हो जाए, मतलब डिलीवर हो जाए बेबी, ठीक है, और फिर वो बड़ा हो जाए, तो वो सब चेंजेस को जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी का मतलब है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। जब आप टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और हमारे पास बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइप के टिश्यू है जिसको इंशाल्लाह हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पल्पेशन। लैंडमार्क्स बेसिकली हमारे पास निशानात होते हैं, ठीक है,
जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख लें हार्ट की लोकेशन, तो सेकंड टू फिफ्थ रिज, तो ये सेकंड रिब से लेके फिफ्थ रिब तक जो है ये क्या है, ये इसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क है कि यहाँ पे हार्ट लोकेटेड है। अगर आप पल्स देखना चाहते हो रेडियल पल्स, तो रेडियस बोन की तरफ जो है आपको क्या पल्स मिल जाएगी, तो वो उसका क्या है, लैंडमार्क है। ठीक है, तो जब इन लैंडमार्क्स की जो है आप स्टडी करते हो जो कि बॉडी के सरफेस पे मौजूद होती है, तो उसको हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी, अच्छा बेसिकली ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ये सेम है। ठीक है, दोनों में क्या करते हैं हम कि विदाउट यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप हम किसी भी स्ट्रक्चर को एग्जाम करते हैं या हम उसके जो है स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक एनाटॉमी लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गन्स सिस्टम, आई रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। जब आप किसी भी एक मुकम्मल सिस्टम के जो है आप स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसको हम सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो आप उसके पूरे ऑर्गन्स को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, किस शेप के हैं, किस तरह ये लाई किया हुआ है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम को पूरे मुकम्मल तरीके से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। अब रीजनल एनाटॉमी क्या है, अब बेसिकली जो बॉडी है आप उसको एट ए टाइम पूरा जो है एग्जामिन नहीं कर सकते हो, तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रीजन हम कहते हैं। तो लिखा है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज सेफेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, पेल्विक रीजन एक्सेट्रा। अब जैसे कि हमारे पास हमने बॉडी को स्पेसिफिक रीजन्स में डिवाइड किया है और उसको फिर जब हम स्टडी करते हैं उसको हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि सेफेलिक यहाँ पे लिखा है, सेफेलिक रीजन बेसिकली हेड को कहते हैं। ठीक है, जो हमारा स्कल हेड है पूरा, उसको हम सेफेलिक रीजन कहते हैं। पेल्विक जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं फीमेल्स और मेल्स के, तो वहाँ उसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या है बेसिकली कि किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं या स्टडी करते हैं थ्रू एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के थ्रू आप जिस चीज़ को भी स्टडी करते हो, किसी चीज़ के भी स्ट्रक्चर को, तो उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं। फिर लिखा है कि पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रोस्कोपिक एसोसिएट विद डिजीज। जब किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए किसी भी बीमारी की वजह से, तो जब आप उस स्ट्रक्चर को फिर स्टडी करते हैं उसको हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एनाटॉमी पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं, हम फिजियोलॉजी की तरफ आएंगे, मतलब इसमें हम सारी फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे। तो लिखा है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, और नर्वस सिस्टम में कौन काम करता है, नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारा काम कर रहे होते हैं, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली न्यूरोफिजियोलॉजी में हम उन नर्व सेल्स के फंक्शन को जो है स्टडी करते हैं कि आया वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम से लिया गया है, जिसमें हार्मोन्स अपना काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड से जो कि मुख्तलिफ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर वो अपने मुख्तलिफ वर्क काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन्स की हम स्टडी करते देखते हैं कि भाई आया हार्मोन्स अपने प्रॉपर टारगेट पे जाके अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, अब जैसे कार्डियोवास्कुलर में अगर हम बात करें तो इसमें हार्ट ब्लड वेजल्स हमारे पास आते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें अपना हार्ट जो है वो सही से पंप कर रहा है कि नहीं, ब्लड वेजल्स जो है वो सही से ब्लड को जो है ऑर्गन्स तक पहुंचा रहे हैं, वापस लेके आ भी रहे हैं कि नहीं, हम ये सारा देखते हैं इसमें। फिर इसमें बात की गई है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि आया हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो इम्यून सिस्टम, ये सही से बॉडी को किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो है सही से प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसके स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हमने बात की कि इसमें हमारे पास लंग्स आते हैं, फिर इसमें हमारे पास जो है फर्दर एल्वुलाई,
जो कि जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एल्वोलाई अपना काम सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, लंग्स अपना काम सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो उस तमाम फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे उसको हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहेंगे। रीनल फिजियोलॉजी रीनल सिस्टम से लिया गया है, जिसको हम रीनल सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक किडनी सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नेफ्रॉन से लिया गया है बात कि नेफ्रॉन जो है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि किडनी में जो है न्यूरॉन हमारे पास एक ये ऐसा यूनिट है जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, ठीक है। और यूरिटर्स जो है सही से यूरिन को जो है आगे तरफ ले जा रहे हैं कि नहीं, ब्लैडर उसको सही से स्टोर कर पा रहा है कि नहीं, यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन बॉडी से आउट हो रहा है कि नहीं। तो जब हम इन सब फंक्शंस को देखेंगे तो इसको हम रीनल फिजियोलॉजी कहेंगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, लिखा है कि चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन हैज़ अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। जब भी आप मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपके सेल्स और ऑर्गन के फंक्शन में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो आया वो जो चेंजेस आ गई है फंक्शन में, वो सही से फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पे या नहीं, कोई जो है माल फंक्शनिंग ना हुई हो, कोई जो है बीमारी वगैरह ना उसको लगी हो, या उसके फंक्शन में उतार चढ़ाव ना आया हो, तो हम ये सब देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, हम जैसे हमने बात की पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में कि वहाँ पे क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसके अलावा उसके फंक्शन में भी चेंज आएंगे। तो लिखा हुआ है कि फंक्शनल चेंजेस एसोसिएट विद डिजीज एंड एजिंग, एजिंग की वजह से, एज बढ़ने की वजह से या बीमारी की वजह से जब किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में चेंजेस आएंगे, जब हम उसको स्टडी करेंगे पैथोफिजियोलॉजी हम उसको कहेंगे। अब हम ज़रा बात करेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम ज़रा ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड। स्ट्रक्चर और फंक्शन ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेड है। क्यों? द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन फंक्शन, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स है बॉडी भी किसी भी बॉडी पार्ट का, तो वो क्या करते हैं, सर्टेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। अब जैसे यहाँ बात की गई, द बोन ऑफ द स्कल ज्वाइन टाइटली टू फॉर्म अ रिज केस डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब यहाँ पे बात की गई है कि जैसे बोन, स्कल्स के बोन है, ये जब आपस ये क्या होते हैं, आपस में क्लोजली टाइट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो जब ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ टाइटली, तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ब्रेन जो है हमारा प्रोटेक्ट होगा। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। दूसरी बात की गई, द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मच थिकर टू प्रिवेंट द escape ऑफ यूरिन इनटू द पेल्विक कैविटी। यहाँ पे बात ये कही गई है कि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो लाइनिंग है, ठीक है, जो लेयर है, ये थिकर होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है लेयर। ये क्या करती है बेसिकली टू प्रिवेंट, अब इससे क्या होगा, जब ये मोटी होगी तो इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट द escape ऑफ यूरिन इनटू द पेल्विक कैविटी, इसके ज़रिए यूरिन जो है वो पेल्विक कैविटी में नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से जो है वो कंफ्यूजन है, क्योंकि लाइनिंग जो है यूरिन ब्लैडर का वो इसलिए थिक होता है ताकि वो इसके ज़रिए क्या हो, यूरिन जो है वो लीक ना हो, और सेकंड ये स्ट्रेचनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लैडर को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन को स्टोर कर सके। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, के किस तरह एक ह्यूमन बॉडी जो है बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आता है वो है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेल लेवल आता है। सेल लेवल में क्या होता है कि वो जो एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये सब मिलके क्या कर लेते हैं, एक सेल बना देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टिश्यू लेवल में ये होता है कि टिश्यू लेवल में बहुत सारे सेल्स जो है मिलके एक टिश्यू बना देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो इंटेस्टाइन भी हो सकते हैं, वो स्प्लीन भी हो सकता है, वो हार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन। अब
मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है मिल के फिर हमारे पास जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। अब वो ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है? वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो सकता है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रीनल सिस्टम हो सकता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो सकता है। और फिर ये सारे मुख्तलिफ सिस्टम मिलके फिर क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर कमोबेश आई थिंक 11 सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में फर्दर जो वीडियोस हमारे आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ डायरेक्शंस की बात करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ठीक है। तो इनको जो है मेडिकल में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है ऊपर, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी का कोई भी ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जिसको हम फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? सुपीरियर कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर। अब लिवर जो है, लिवर ये कहाँ पे है? ये पेरिटोनियम केविटी में, एब्डोमिनल केविटी को जो है, एब्डोमेन को हम पेरिटोनियम भी कहते हैं, ठीक है। ये जो तो इसको यहाँ पे जो है पेरिटोनियम में मौजूद है। लिवर से ऊपर जो है क्या है? हार्ट मौजूद है। हार्ट कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, के हार्ट क्या है? लिवर से ऊपर की तरफ मौजूद है। अब इन्फीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इन्फीरियर क्या है? कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है लोअर, ठीक है, नीचे की तरफ। जिसमें क्या है? जैसे हमारे पास द स्टमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स। अब लंग्स कहाँ पे मौजूद है? वो चेस्ट कैविटी में है। और जो स्टमक है वो कहाँ है? पेरिटोनियम में मौजूद है, ठीक है, एब्डोमेन में मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्टमक क्या है? वो नीचे के साइड पे है, लंग्स ऊपर के साइड पे। तो लिखा है द स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग्स, के लंग्स के नीचे क्या है? स्टमक मौजूद है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर का मतलब है आगे की तरफ, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब है पीछे की तरफ। लिखा है यहाँ पे कि एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, ये क्या है? इंटीरियर हमारे पास है। द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इज इंटीरियर टू द हार्ट। अब जो हमारे ब्रेस्ट बोन है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, जहाँ पे सारे रिब्स आके ज्वाइन हुए हैं आगे की तरफ, तो ये क्या है? ये क्या हुआ है इसमें कि जो स्टर्नम है ये हार्ट से आगे की तरफ है, ठीक है, आगे है। पोस्टीरियर एट द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के बैक साइड पे, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है कि द इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, मतलब सांस की नाली, इससे पीछे हमारी खुराक की नाली है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, खुराक की जो ये नाली है ये सांस की नाली के पीछे है, तो हम लिखेंगे कि द इसोफेगस पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। अब यहाँ पे बात की गई है मीडियल और लेटरल के हवाले से, ठीक है। अब मीडियल लेटरल क्या है? नियर टू द मिड लाइन, वो पार्ट्स जो के अल्ना के, जो के मिड लाइन के करीब हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बात की है, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से जो है यहाँ पे कुछ दिखाई सी नहीं दे रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, मीडियल आपने याद रखना है कि वो पार्ट जो कि मिड लाइन के करीब हो हम उसको मीडियल कहते हैं। लेटरल, लेटरल का मतलब है कि फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, वो पार्ट जो कि आपके वो पार्ट जो कि मिड लाइन से दूर हो उसको हम लेटरल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? कि दो स्ट्रक्चर के दरमियान। अब ये दो स्ट्रक्चर के दरमियान का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे, अगर हम बात करें कॉलोन की, ठीक है, असेंडिंग कॉलोन है ऊपर की तरफ जाने वाला, ट्रांसवर्स कॉलोन है और डिसेंडिंग कॉलोन है। जो ये ट्रांसवर्स कॉलोन है ये क्या है? ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन के दरमियान में है, बीच में है, तो इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट दो स्ट्रक्चर के दरमियान। फिर इसके बाद है एप्सिलेटरल, एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अब एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल क्या है ये जरा हम देख लेते हैं कि ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी हैज़ अनदर स्ट्रक्चर, ई.जी. फॉर एग्जांपल
द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कॉलन आर एप्सिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि एप्सिलेटर का क्या मतलब है कि सेम साइड पे दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स का होना। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राइट साइड के जो हैंड है और राइट साइड का फुट, ठीक है, राइट साइड हैंड एंड राइट साइड फुट, तो ये क्या है, इप्सिलेटरल है। एक साइड पे दो मुख्तलिफ हाथ जो है अपना अलग स्ट्रक्चर है, और जो हमारा फुट है, जो पैर है, वो अलग स्ट्रक्चर है। तो सेम साइड पे है, दोनों राइट साइड पे है लेकिन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इप्सिलेटरल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि ब्लैडर जो है हमारे पास, जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये लीवर के नीचे साइड पे अटैच हुआ होता है। तो जो गॉल ब्लैडर है और असेंडिंग कोलन, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, राइट साइड की तरफ होते हैं। दोनों मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है लेकिन राइट साइड की तरफ है, इसलिए हम इसको एप्सिलेटरल कहेंगे। कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या है कि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बॉडी के मुख्तलिफ साइड्स में मौजूद है। वो एप्सिलेटरल में क्या होता कि सेम साइड पे थे, यहाँ पे मुख्तलिफ साइड पे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। जैसे कि अब लिखा है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन आर कॉन्ट्रालेटरल। अब असेंडिंग कॉलन जो है, जिसको हम आंते कहते हैं, ठीक है, बड़ी आंत, तो असेंडिंग कॉलन क्या होता है, राइट साइड की तरफ होता है, और डिसेंडिंग कॉलन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। डिसेंडिंग का मतलब है कि नीचे की तरफ लेके जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ लेके आना। वो कॉलन, वो आंते जो ऊपर की तरफ आती है, असेंडिंग कॉलन, और वो आंते जो नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग कॉलन। तो असेंडिंग कॉलन हमारे पास राइट साइड की तरफ होता है और डिसेंडिंग लेफ्ट साइड। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। ठीक है। प्रोक्सिमल और डिस्टल, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा ना कि मीडियल और लेटरल, नियर फर्दर, यहाँ पे भी प्रोक्सिमल भी नियर को ही कहते हैं, और डिस्टल भी क्या है हमारे पास, फर्दर को कह रहे हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। वहाँ पे अगर मीडियल या लेटरल की अगर बात आती है तो हम वहाँ पे मिड लाइन को शो करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम मिड लाइन को शो करके, मिड लाइन की तरफ जो चीज़ करीब है या मिड लाइन से कोई चीज़ दूर है, तो मीडियल और लेटरल कहेंगे। प्रोक्सिमल और डिस्टल में हमने ट्रंक को याद रखना है, लिम्ब को याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपके ट्रंक या लिम्ब के करीब है, बॉडी के करीब है, तो उसको हम प्रोक्सिमल कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी के करीब है तो उसको हम प्रोक्सिमल, और कोई चीज़ आपके बॉडी से दूर है तो हम उसको डिस्टल कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पोजीशंस हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोन पोजीशन है, उल्टा उल्टा जब किसी को हम लिटाते हैं तो उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। सीधा एक पेशेंट को लिटाना सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, साइड की तरफ अगर आप उसको लिटाते हो साइड पे, ठीक है, तो उसको हम एक अगर राइट साइड पे कर रहे हो तो राइट लेटरल रिकम्बेंट है, अगर आप उसको लेफ़्ट साइड की तरफ करें तो लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट लेटरल रिकम्बेंट आप उसको कहेंगे। ठीक है। अच्छा, सेटिंग को हम फॉलोअर पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेंडलरबर्ग ये एक ऐसा पोजीशन जिसमें आपके जो पाँव है ये ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जहाँ पे बात आ गई कि आपका हेड जो है वो डाउन साइड है और आपके फीट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो आप ये कहना है कि ये कौन सा पोजीशन है, ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात की गई है कि एनाटॉमिकल पोजीशंस, तो द कॉमन नेम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनाटॉमिकल टर्म्स आर इंडिकेट फॉर द स्पेसिफिक बॉडी रीजन। अब जो है एक हर स्पेसिफिक बॉडी रीजन के लिए जो है हमने एक एनाटॉमिकल टर्म रखा है जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हेड जो है इसको हम सिफेलिक रीजन कहते हैं। ठीक है, चेस्ट जो है ये थोरैसिक रीजन है, पेल्विक रीजन है। ठीक है, बॉडी प्लान्स, ठीक है, अब जो है बॉडी के हम यहाँ पे लिखे कि द एनाटॉमिकल प्लान्स आर डिफरेंट लाइंस यूज्ड टू डिवाइड द ह्यूमन बॉडी। अब बॉडी प्लान्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसे लाइंस है जिसके ज़रिए हम बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास तीन कॉमन प्लेन्स है, तीन कॉमन लाइंस हमारे पास कौन कौन सा, सजाइटल प्लेन हमारे पास है, कोरोनल प्लेन है, और ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, तो आप एक एक चल के आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सजाइटल प्लेन।
अब सजाइटल प्लेन का मतलब ये है कि बॉडी को दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना कि एक हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ चला जाए और एक हिस्सा राइट साइड की तरफ चला जाए। मतलब आपने ये कहना है कि जब भी हम बॉडी को दो पार्ट्स में कट करेंगे और उसका एक हिस्सा राइट साइड की तरफ जाए, दूसरा हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है कि डिवाइड द बॉडी हॉरिजॉन्टल इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं इस प्लेन में कि हम बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक हिस्सा क्या हो, ऊपर की तरफ चला जाए और एक हिस्सा नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर और नीचे उसमें अगर हम उसको बॉडी को डिवाइड करते हैं तो इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। कोरोनल पोर्शन क्या है? कोरोनल सेक्शन या प्लेन क्या होता है कि इज अ कर्व दैट डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आपने बॉडी को इस शेप में कट करना है, इस अंदाज में कट करना है कि उसका एक पार्ट आगे की तरफ गिरे और एक पार्ट उसका पीछे की तरफ गिरे। अब ये किस तरह होता है हम आगे जो है पिक्चर्स के ज़रिए समझते हैं। आप ये सजाइटल प्लेन पहले देख लें। ये पिंक कलर का जो है इसमें हमने क्या किया है कि सजाइटली इसको जो है हमने कट किया हुआ है। तो इसका क्या होगा, एक हिस्सा जो है वो राइट साइड की तरफ गिरेगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ गिरेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन देख ले, हमने इसको अम्ब्लाइकस से जब हम इसको कट करेंगे बॉडी को, तो सर जो है, जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग हो जाएगा सुपीरियर की तरफ, और इन्फीरियर की तरफ जो पाँव है वो रह जाएंगे। सजाइटल प्लेन वो जो हमने कहा था फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, हमने क्या किया है कि हमने इसको जो है ये इस तरह कट किया हुआ है कि इसका जो है बॉडी इंटीरियर और पोस्टीरियर तरफ जो है ये कट हुआ है। आप ज़रा इसको देख लें। एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम कुछ मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, फ्लेक्शन के नियर टू द बॉडी, जब इसमें क्या होता है कि जब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के करीब आता है और एंगल हमारा क्या हो, डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट में देख लें आप, पहले बिल्कुल हाथ सीधा, पहले जैसे उन्होंने बेंड किया हाथ को तो ये फ्लेक्शन हुआ। ठीक है, एक्सटेंशन क्या है कि वापस जो आपने हाथ बेंड किया था वापस उसको आप एक्सटेंड कर लें और जो एंगल है वो वापस से इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फ्लेक्शन जो आप, जब आप किसी और बार बॉडी पार्ट को आप क्या करो, बेंड कर दो और जो एंगल है वो कम हो जाए, तो उसको हम फ्लेक्शन। एक्सटेंशन जब वापस आप उस हाथ को एक्सटेंड कर दो और जो आपका एंगल है वो वापस से बढ़ जाए, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है कि मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को क्या करते हो, आप किसी भी बॉडी पार्ट को जो मिड लाइन है वहां से दूर लेके जाते हो। अब जैसे एबडक्शन में देखो, इन्होंने अपना हाथ बिल्कुल सीधा कर लिया। ठीक है, जब ये अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये इसका मतलब ये एबडक्शन हो रहा है, ये मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं। और ये जब वापस अपने हाथ को जो है वापस ले आएंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडक्शन, के नियर टू द मिड लाइन, मूविंग अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन। जब हम किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन की तरफ लेके आते हैं तो इसको हम एडक्शन कहते हैं। और एबडक्शन का मतलब है कि उसी बॉडी पार्ट को वापस मिड लाइन से दूर ले जाना। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइन मैंने आपको पिछले जो है स्लाइड में बताया कि सुपाइन का मतलब होता है सीधा और प्रोन का मतलब है उल्टा। तो ये भी एक किस्म का हमारा जो है वो मूवमेंट है कि सुपाइनेशन में क्या होता है कि जो हमारा हाथ है, जो हमारा पाम है, हथेली, ये क्या है, ये ऊपर की तरफ हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपाइनेशन। होल्ड द सूप। होल्ड द सूप का मतलब इसमें ये है कि जब आप कोई भी सूप का कटोरा जो है, कोई भी आप पॉट ले लो, आप जब उसको अपने हाथ में पकड़ते हो तो ये क्या है, सुपाइनेशन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब है कि आप जो है आपका जो हाथ है, जो आपकी हथेली है, वो नीचे के साइड लेके जाते हो।
तो जब उसको नीचे के साइड लेके आओगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन हम उसको कहेंगे, ठीक है। आप प्रोनेशन का भी वो पिक्चर दे सकते हैं और आप सुपाइनेशन का भी देख सकते हैं। सुपाइनेशन में इसका जो पाम हथेली है वो ऊपर की तरफ है और प्रोनेशन में उसके जो पोजीशन है वो पाम नीचे की तरफ है, ज़मीन की तरफ है। अब यहाँ पे जो है एक प्लेंटर फ्लेक्शन है, एक डोर्सिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो प्लेंटर फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि पॉइंट टोस फुट डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है, प्लेंटर फ्लेक्शन आप इस पिक्चर में देख लें कि जो पाँव की जो उंगलियां हैं ये क्या है, नीचे की तरफ है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि अपने पैरों पैरों की उंगलियों से नहीं चलो ना, पैरों की उंगलियों से चल रहा है। तो ये जो पैर की जो ये उंगलियां हैं जब ये नीचे के साइड पे है, ठीक है, और इसका जो हील है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन, ठीक है। और डोर्सिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि इसके जो ये पाँव की उंगलियां हैं ये ऊपर की तरफ है और उसका हील जो है वो डाउन साइड की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। प्लेंटर फ्लेक्शन में क्या होगा, जो उसके पैरों के जो उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ होंगी और डोर्सिफ्लेक्शन में वही उंगली जो है ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। फिर इन्होंने इन्वर्जन और इवर्जन जो है ये दो मुख्तलिफ और इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वर्जन का मतलब है सोल, ये भी पाँव की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो पाँव के जो सोल है जब उसकी मूवमेंट क्या हो, अंदर की तरफ हो, इनवर्ड हो, तो हम उसको इन्वर्जन कहेंगे। और इवर्जन का मतलब क्या है कि वही सोल, जो पाँव का जो सोल है, जब उसकी मूवमेंट हम आउटवर्ड की तरफ करेंगे तो हम उसको इवर्जन कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है मीडियल और लेटरल। अब मीडियल जो है इसको हम इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं और लेटरल को हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। तो मीडियल का मतलब क्या है, मीडियल रोटेशन का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि इंटीरियर सरफेस, जब आपका जो आपका इंटीरियर आगे का हिस्सा है, सरफेस है, इसको आप मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हो, टूवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हो, तो इसको हम मीडियल कहेंगे, ठीक है। लेटरल कि वही इंटीरियर सरफेस को आप अवे फ्रॉम द मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हो। तो एक में आप क्या हो रहे हो, जो इंटीरियर सरफेस आपका उसको क्या कर रहे हो, मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हो, जिसको हम मीडियल कह रहे हैं, और दूसरा जो आप मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हो उसको हम लेटरल कह रहे हैं। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ये क्या है हमारे पास, ये भी दो किस्म के हमारे पास मूवमेंट है कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। आपकी मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि जब आप पुशअप करते हो, ठीक है, पुशअप, तो आप जब पुशअप करते हो तो इसमें कि जब आप नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ जाते हो तो आपके जो दोनों स्केप्यूला है ये आपस में से जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये प्रोट्रैक्शन है, ठीक है। और रिट्रैक्शन क्या होता है कि वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना, ठीक है। तो आपने प्रोट्रैक्शन का याद रखना है कि जब क्या होता है इसमें, जब पुशअप करते हो तो जब आपके दोनों स्केप्यूलाज हैं जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो क्या है हमारे पास, प्रोट्रैक्शन है। रिट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो स्केपुलास है वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, ठीक है।